शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विधायक के समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर मारपीट, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। थाना रायपुर में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के दफ्तर में घुसकर मारपीट हुई है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना में निदेशक अजय कुमार नौडियाल घायल हुए हैं। इस घटना से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। राजधानी देहरादून के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में उस समय हड़कंप मच गया जब विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने समर्थकों के साथ निदेशक के ऑफिस में पहुंचे। बताया जा रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलने को लेकर विधायक ऑफिस पहुंचे थे। वहीं निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने स्कूल का नाम बदलने के लिए निर्धारित नियम और कानून प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुँच गया। घटना में निदेशक घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनने विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। घटना के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक विधायक समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक करेंगे और बहुत जल्दी प्रदेश से सारे कार्यालय हम बंद करने का प्रयास करेंगे। जो मुजरिम है उसे गिरफ्तार करेंगे। कोई भी हो, विधायक जो आचरण नियमावली मेरे लिए बनती हुई विधायक जी के लिए भी बनती है, जो आचरण नियमावली एक सरकारी कर्मचारी के लिए हो, सचिव के लिए हो, मंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, विधायक के लिए अलग थोड़ी है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह आचरण नियमावली, सेवा आचरण नियमावली सबके अधिकार सबसे संरक्षित है, हमें भी अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में हुई इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। वहीं रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सभी आरोपों को सीधे से खारिज कर दिया है। विधायक का दावा है कि विवाद की शुरुआत वहां पर मौजूद अन्य लोगों ने की। मैं गया, मैंने ये कुछ लोगों से घिरे हुए थे। मैंने कहा भाई इनको बाहर कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। और मैंने इनसे कहा कि आप, ये कहने लगे मुझे देखते ही कि जी ये काम तो शासन ने करना है, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसी समय रविनाथ रमन जी को फिर फोन किया। ये 12:50 तो उनको फोन किए तो उन्होंने फोन, मतलब वो आउट ऑफ रेंज थे कहीं। मैंने इनसे इतना कहा कि आप जो लेटर आपने शासन भेजा उसकी कॉपी मुझे दे दो। और मैंने कहा ये रोज ये उस परिवार को लड़ने लग गए और इन्होंने फोन करने के कुछ लोग बुला लिए। आते ही उन्होंने क्या किया, आपने एक वो वीडियो देखा होगा, उसमें इस तरह, हाँ, हरे से रंग का लैंडलाइन फोन उठाया और सीधा मेरे ऊपर मेरे कंधे पे लगा। वो परिवार के एक लोग हैं हमारे, उनके लगा सिर में। तो वो जरा उठ के खड़े हुए तो जो इनके साथ लोग आए थे, किसी ने कुर्सी मारनी शुरू कर दी। हम तो 6-7 लोग थे गिनती के सारे वहाँ, 2 वो थे, 4 हम थे गाड़ी में। हम तो केवल इतने लोग थे। और इन्होंने बाद में वहां से नीचे ताले वाले लगा दिए, हमें बंद कर लिया। तो जब लोगों को पता लगा, वो फिर कार्यकर्ता आने लगे तो उन्होंने हमें नीचे से निकाला, वो ताले तोड़ के निकाला।
बीजेपी ने शिक्षा अधिकारी के साथ हुए घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि पार्टी किसी भी प्रकार की अराजकता और हिंसा के खिलाफ है। भट्ट ने कहा कि जन समस्याएं उठाना अलग विषय है, लेकिन कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। पार्टी शीघ्र ही रायपुर विधायक उमेश काऊ से पूरे प्रकरण पर जवाब तलब करेगी। देहरादून में शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और मारपीट की कड़ी निंदा की है। एक तरफ अपराधी और अपराधियों का जो मनोबल है वो सिर चढ़कर बोल रहा है, और दूसरे में स्वयं इस प्रदेश के सत्ता में जो लोग हैं विधायक, वो अपराध को स्वयं कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही दयनीय इस प्रदेश की हो गई है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। ये घटना नहीं होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के भाजपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान एक अभियुक्त पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पेशी की प्रक्रिया के बीच मौका पाकर वो पुलिस निगरानी से निकलकर भाग गया, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा किया और कुछ दूरी पर अभियुक्त को धर दबोचा। इसके बाद उसे फिर से हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे अभिरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी अजय गणपति ने एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के भी आदेश जारी किए। रुद्रपुर में उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। एक व्यक्ति पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार की है और जब मैच के दौरान दो पक्षों में लड़ाई हो गई। इसके बाद एक पक्ष के प्रेम कुमार ने आशु नाम के युवक के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। शुक्रवार को दो युवकों ने फिर से तमंचा लहराया, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को रामपुर जिले के प्रेम कुमार और उसके साथ उधम सिंह नगर के एक अन्य युवक आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रेम कुमार पर रामपुर जिले के बिलासपुर में भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाली रुद्रपुर ने दो अभियुक्त मैं अवैध तमंचे के गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम प्रेम कुमार साहनी जो बिलासपुर के निवासी हैं और विजयपाल जो गदरपुर के निवासी हैं। इनको बुरारानी बाईपास रोड से गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो अलग अलग तमंचे बरामद किए गए हैं। इनको जो उधम सिंह नगर जिले में जसपुर के तीरथ गांव में शनिवार शाम को एक बाघिन के संदिग्ध हमले में कक्षा 8 में पढ़ने वाले 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक घटना तब हुई जब स्कूल से लौटकर अमरीक सिंह पास के जानवरों के चारे के लिए जंगल की ओर गया हुआ था, जहां पर घात लगाकर बैठी एक मादा बाघिन ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे की जान चली गई। ग्रामीणों के अनुसार घर वालों ने जब बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उसको ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने आशंका जताई है कि बाघिन के हमले में बच्चे की मौत हुई है। टाइगर ने उसे खत्म कर दिया और बच्चा गया था स्कूल में। स्कूल से आने के बाद ढोरों को चारा वारा डालने के लिए गया था। उसके बाद वहीं उसने टाइगर ने मृत्यु कर दी। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव कुंवर सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चैंपियन लेडी डांसर पर नोट उड़ाते दिख रहे हैं। शादी समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें चैंपियन महिला डांसर पर नोट उड़ा रहे हैं। वीडियो में चैंपियन के बंदूकधारी भी दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के पूर्व विधायक है प्रणव सिंह चैंपियन। बढ़ते आगे, बागेश्वर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऐसे 300 लोगों की लिस्ट अखबार में नाम सहित छपवाई है जो लंबे समय से बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहे और जिनका लाखों रुपए की
का बिजली का बिल बकाया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और बीजेपी के स्वर्गीय विधायक चंदन रामदास का नाम भी शामिल है। यूपीसीएल की तरफ से अखबार में छपी बकायेदारों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का नाम है, जिनके नाम पर कौसानी के पिंगला कोर्ट में होटल रुद्राक्ष पैलेस के नाम से एक आलीशान होटल है और इस होटल पर 2,98,704 रुपए का बिल बकाया है, जिसे रेखा आर्या ने नहीं चुकाया है। इतना ही नहीं, लिस्ट में चौथे नंबर पर बागेश्वर के कांडा रोड निवासी पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास का नाम भी शामिल है, जिनका 2,85,990 रुपए का बिल बकाया है। हालांकि चंदन रामदास का निधन हो चुका है, लेकिन उनकी जगह पर उनकी पत्नी पार्वती दास विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी बिजली का बिल भुगतान जरूरी नहीं समझा। बिजली विभाग ने बकायेदारों की सूची में इनका नाम शामिल करते हुए चेतावनी दी है कि या तो वो बिजली का बिल जमा करें या तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली विभाग की इस लिस्ट से अब हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे। सीएम ने विधायक प्रमोद नैनवाल के घर जाकर मुलाकात की है और भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय सतीश नैनवाल सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने विकास और जन सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सतीश नैनवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। अल्मोड़ा की खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी परिजनों के घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया, परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसका जायजा लेने सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में पहुंचे, जहां पर पहले कुंभ मेले में 234 करोड़ के कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में पहुंचे, जहां पर कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल समेत मेला प्रशासन और कुंभ मेले के कामों में जुटे सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्य समय से पूरे हो रहे हैं और सभी काम गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अखाड़े के साधु संतों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। सभी सनातनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए कुंभ 2027 का भव्य आयोजन किया जाएगा। 2027 के कुंभ मेले के यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें, हमारा प्रयास है। पूज्य साधु संत गणों से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनजाति समागम में शामिल हुए। बिरही में ये कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजाति समाज के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जनजाति समाज के कल्याण के लिए केवल बीजेपी सरकार में ही प्रयास हुए। कांग्रेस की सरकार ने जनजाति समुदाय के लोगों को केवल अपना वोट बैंक माना है, लेकिन बीजेपी सरकार जनजाति समुदाय के लोगों के साथ खड़ी है, उनके लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। सीएम ने आने पर बजट पर कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको सम्मानित करने के लिए नीति माणा जनजाति कल्याण समिति के सदस्य आपका स्वागत करने के लिए पलक पावने बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। नीति माणा जनजाति समिति के अध्यक्ष श्री हरीश परमार जी मिलकर के वहीं बजट को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि पिछले सत्र को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया था और समय को बर्बाद करने का काम किया।
हम तो हर बार तैयारी से ही आते हैं और सभी को बजट में भाग लेना है। सब लोगों को एक अच्छा सदन चले, अच्छी व्यवस्था हो। और पिछली बार भी हमने यहाँ पर जो भी आपदा के समय में भी यहाँ सेशन आहूत किया था, उस समय दुर्भाग्य से हमारे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग आए नहीं सदन के अंदर। लगातार उन्होंने समय को बर्बाद किया। हमें उम्मीद है कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने पेंशन मामलों में गड़बड़ी की खबर को दिखाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के 1377 संदिग्ध मामलों का सत्यापन कर अपात्रों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्रों तक ही पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का नियमों के विपरीत लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली जनकपुरी में हादसे में जान गंवाने वाले कमल के परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। जनकपुरी के रहने वाले थे कमल, आपके संसदीय क्षेत्र में से वो आते हैं, उनके संदर्भ में आज आपने कई मुलाकातें की हैं। देखिए, एक बड़ा पीड़ादायक घटना पिछले दिनों हुई थी। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवा जो थे, वो एक जो जल विभाग के द्वारा एक गड्ढा किया गया था, उसमें गिरने से उनकी मौत हुई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। आज उनके साथ, उनके पिताजी के साथ और उनके परिजनों के साथ आज हम लोग मिले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर बहुत दुख प्रकट किया कि जो घटना हुई है। अभी उनको सांत्वना भी दी और उनको एक 10 लाख का चेक भी उनको उसमें दिया गया। और हम लोगों ने उनसे, मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग की कि भाई उनके परिजन को किसी को एक को सरकारी नौकरी भी दी जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी सहमति दी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सीटों को लेकर अंदर खाने में हलचल तेज हो गई है। कई मंत्री और विधायक अपनी मौजूदा सीट पर माहौल बिगड़ता देखकर सुरक्षित सीट की तलाश में हैं, लेकिन अब पार्टी ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं, जो जहां से जीता है वहीं से तैयारी करे। चुनावी परीक्षा नजदीक आते ही सत्ताधारी बीजेपी के कई विधायकों और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। पौड़ी और टिहरी जिले में सीट बदलने की सुबुगाहट सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई जगह एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय नाराजगी ने विधायकों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन जैसे ही ये संकेत संगठन तक पहुंचे, पार्टी ने ब्रेक लगा दिया। साफ शब्दों में कहा गया कि सीट बदलने का खेल नहीं चलेगा। पार्टी का तर्क है, अगर एक नेता सीट बदलेगा तो दूसरा भी दबाव बनाएंगे। इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम और गुटबाजी बढ़ेगी, जो चुनाव से पहले संगठन को कमजोर कर सकती है। इसलिए निर्देश साफ हैं, अपनी सीट पर मेहनत करो, माहौल अपने पक्ष में बनाओ। और यदि किसी के मन में कोई ऐसी मंशा होगी कि मैं अपने सीट को परिवर्तन करूं, तो उनको उसकी इजाजत नहीं है। उसके लिए संगठन निर्णय लेगा, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो निर्णय लेगी। लेकिन किसी को अपनी स्वेच्छा से अपने सीट को परिवर्तन करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर ही किसको कौन से सीट से टिकट दिया जाएगा उसका निर्धारण होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीति दांव मानते हैं। उनका कहना है कि चुनावी राजनीति में कोई फैसला अंतिम नहीं होता। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से आखिरी वक्त में सीटें बदली जाती हैं और टिकट भी। विपक्ष को हमला बोलने का मौका ना मिले, इसलिए बीजेपी को पहले ही ये ऐलान करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर में टिकट कईयों के बदले भी जाते हैं, हमने पहले भी देखा है। और ये इंडिकेशन का एक मतलब ये है कि आज ही वो आदमी दूसरी सीट से तैयारी ना करने लगे, इसका संदेश गलत जाएगा। अगर एक विधायक अपनी सीट के बजाय दूसरे क्षेत्र में जाकर तैयारी करने लगेगा, तो विपक्षी इस बात को पहले से ही भुनाना शुरू। साफ है, 2027 से पहले बीजेपी में सुरक्षित सीट की तलाश पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। सूत्रों की माने तो सिर्फ विधायकी नहीं, विधायकी की आस लगाए बैठे कुछ मेयरों को भी संकेत दे दिया गया है। कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून और रुद्रपुर से ऐसी चर्चाएं सामने थी।
पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले टिकट की दौड़ संगठन के अंदर असंतोष को जन्म दे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में ठंड और ऑक्सीजन की कमी का मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाने को अविवेकपूर्ण निर्णय बताने वाले बीजेपी विधायक दिलीप रावत को पार्टी के ही सीनियर विधायक विनोद चमोली का भी समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विधायकों का ये बयान समझ से परे है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि राजस्थान में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। ये है बीजेपी विधायक दिलीप रावत। दिलीप रावत चमोली के भराड़ीसैंण में विधानसभा बनाने के फैसले को अविवेकपूर्ण करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और ठंड बहुत है। वहीं दिलीप रावत के इस बयान का बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने समर्थन किया है। विनोद चमोली का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भराड़ीसैंण में उनकी नाक से खून तक आने लग गया था। जहाँ तक गैरसैंण में ऑक्सीजन लेवल का प्रश्न है, तो मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा आपसे। मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक करता था, एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं गैरसैंण में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, एक्सरसाइज की, तो मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई। दूसरे दिन फिर मैंने उसको कैजुअली लिया। दूसरे दिन फिर मैंने किया, फिर भी ब्लीडिंग हुई। जब तीसरे दिन हुई तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स होते, मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप एक्सरसाइज मत करिए, आप यहाँ दौड़िए मत, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए आपको ब्लीडिंग हो रही है। सत्ताधारी दल के दो विधायकों के बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस पे पूरे पहाड़ की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जितनी ऊंचाई पर भराड़ीसैंण या जो वहां की भौगोलिक बनावट है, कमोवेश उत्तराखंड का 60% पहाड़ी हिस्सा इतनी ही या फिर इससे अधिक ऊंचाई पर है। हरीश रावत का कहना है कि दूर दराज के गाँव की उपेक्षा है। मगर ये ठंड लगने का तर्क उत्तराखंड में पच नहीं पा रहा है। ये तो भौगोलिक बनावट ही ऐसी है, हिमालयी राज्य के रूप में ही इसकी कल्पना की गई है। तो इससे तो आप जो दूर दराज गांवों में लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम हमारी सोच और हमारी समझ और हमारी योजना के दायरे से बाहर हो। भराड़ीसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले भराड़ीसैंण में ऑक्सीजन की कमी और अधिक ठंड का ये बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर टंग स्लिप होने का, क्योंकि ये तय है कि मुद्दों की खोज में निकले विपक्ष को बजट सत्र से पहले बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, कल दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन होना है और उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, रेल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मेरठ मेट्रो नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करूंगा, ये पोस्ट में लिखा गया है पीएम मोदी की ओर से।